नमस्कार दोस्तों, आज 9 सितंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके फिर से हम हाजिर हैं। लेकिन आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो न्यूज़ नहीं है जो इस हिंदू में छपी हो। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है G20 हम आयोजित कर रहे हैं, हम इसके अध्यक्ष थे और अभी शिखर सम्मेलन चल रहा है। इसी समय 9 और 10 सितंबर को शिखर सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में। अभी रात्रि भोज का आयोजन किया गया है और इसमें विश्व के वो नेता जो विश्व की जो टॉप 20 इकोनॉमी है उसके नेता इसमें शामिल हुए हैं और इसमें भाग ले रहे हैं। दो नेताओं को छोड़ के, एक पुतिन जो कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण नहीं आए, दूसरा शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो नहीं आए हैं। बाकी कौन कौन आए हैं ये यहाँ पे एकदम से स्पष्ट है। अर्जेंटीना से उसके प्रेसिडेंट आए हैं। यहाँ पे देखिएगा, प्रेसिडेंट जहाँ पे हैं वो अध्यक्षात्मक शासन है ना, और जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है वो संसदीय प्रणाली है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से प्राइम मिनिस्टर, ब्राजील से कौन, प्रेसिडेंट, कनाडा से कौन, प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस से कौन, प्रेसिडेंट, आपको ये समझ में आएगा। जर्मनी से कौन, चांसलर, है ना। तो ये भी एक चुनी हुए प्रतिनिधि हैं, है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तुर्की, इसने नाम चेंज किया है अभी। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसने भी नाम चेंज किया है। और इसी प्रकार से चर्चा है कि इंडिया को भी भारत कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेसेप तैयप अर्दोगन है, सिरिल रामाफोसा, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा हैं और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के यूंग सुंग योल हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। ये एक तरीके से रॉयल वाला मामला है, यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं है, संसदीय प्रणाली है। ये अध्यक्षात्मक है। प्रेसिडेंट कौन, जोसेफ आर बाइडेन जूनियर, तो बाइडेन सीनियर भी थे, है ना। इसका मतलब यूरोपियन यूनियन की, अब ये यूरोपियन यूनियन है, यूरोपीय संघ है, ये देशों का एक संघ है और इसको भी एक देश के तौर पे मान्यता मिली हुई है और ये भी शामिल है G20 में। उर्सुला वॉन डेर लियन इसकी जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, आयोग की, तो वो यहाँ पे शामिल हुई है। चाइना के प्रीमियर या प्रधानमंत्री कह लें, ली कियांग शामिल हुए हैं। मैक्सिको के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति नहीं आए हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं आए हैं, यहाँ पे क्राउन प्रिंस आए हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, है ना। तो ये G20 में शामिल हैं। अब यहाँ पे एक और शामिल हो रहा है, वो है AU, अफ्रीकन यूनियन, है ना। ये भी शामिल कर लिया गया है G20 में और मे भी इसका नाम बदल के G21 हो जाए। ठीक है, दूसरी बात, इस G20 में एक और घोषणा पत्र जारी की गई जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया है। ठीक है, दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया है, तो ये भी शामिल हो गया है। तो आपको इतनी चीजें, ये सदस्य हैं, कौन है, ये सदस्य हैं किसके, G20 के। ठीक है, ये G20 के सदस्य हैं। अब यहाँ पे जो होस्ट होता है, जो मेजबान देश होता है, उसके पास ये थोड़ी ताकत होती है कि वो किसी को भी बुला सकता है, अपने अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकता है ना। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, ये तो है B20 इंडिया रिकमेंडेशन क्या क्या है इसके बारे में बात की गई है। आपको देखना है दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली घोषणा पत्र। ठीक है, वो कल अखबार में आ जाएगा, आप उसके मुख्य बातों को जरूर नोट कर लेंगे। यहां पे जो G20 में इनवाइटी कंट्रीज हैं जिनको बुलाया गया है, किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह सईद हसन खलील अल सीसी के नाम से जाना जाता है, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं परविंद कुमार जगन्नाथ, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रट, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली हैसन लुंग, UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, है ना, स्पेन के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, ओमान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इनको
क्या है, बुलाया गया है। उसके बाद इनवाइटी ऑर्गेनाइजेशन है कुछ, अफ्रीकन यूनियन को, ऑर्डर नेपेड, एडीबी, है ना, ये मुझे याद नहीं आ रहा, शायद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है शायद। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बुलाया गया है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप को बुलाया गया है, आईएलओ को बुलाया गया है, यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूटीओ, ओएमसी यूनाइटेड नेशन की संस्था है, और भी इस तरीके के संस्थाएं आप एक बार सर्च कर लीजिएगा कि किनको किनको बुलाया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी भाग लेने की, कोalition फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की। आखिर इन संस्थाओं को बुलाने का क्या मतलब है? जो ये मीटिंग होती है, जो ये G20 या इस तरीके की मीटिंग होती है, शिखर सम्मेलन होता है, तो आखिर उसमें क्या होता है? होता यह है कि पूरे विश्व के मुद्दों की चर्चा की जाती है। आर्थिक मुद्दे हों, सामाजिक मुद्दे हों, राजनीतिक मुद्दे हों, या कोई आपदा से संबंधित मुद्दे हों, वैश्विक कोई भी मुद्दा हो, है ना, उनको, व्यापार के मुद्दे हों, इनके लिए चर्चा की जाती है। और इसके लिए इन संगठनों का होना भी यहाँ पे बहुत जरूरी होता है, ताकि जो भी चर्चाएं हो या जो भी हो, उनके एक प्रतिनिधि रहें, ताकि उन्हें भी यह पता रहे, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से तो सबको पता होता है, औपचारिक रूप से पता रहे कि वहां पे डिक्लेरेशन, दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या हुआ या वहां के समझौते में क्या हुआ है। सीधी सी बात है कि विश्व में कोई भी संस्था हो, उसे तो पता चल जाता है कि ये क्या होता है, लेकिन वहां पे मौजूदगी या उपस्थिति उस संस्था की उसे और मजबूती प्रदान करती है या एक तरीके से जिम्मेदार बनाती है। तो ये संगठन है। अब यहाँ पे है कि भारतीय पार्टनर कौन कौन से हैं, तो CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, अडानी, एयरटेल, BP, SR, गार, ITC, SBI, रिलायंस, लार्सन टब्रो, है ना, लार्सन टुब्रो, TVS सप्लाई चेन, कैडिला, टाटा और अदर। इधर आपको एसोसिएट पार्टनर कौन कौन से हैं, तो ये सब हैं, है ना, तो ये सारे पार्टनर थे। अब हम आते हैं मुख्य न्यूज पे। तो आज जो हमारा सबसे पहला न्यूज है जो पढ़ना है हमें, वो है मोदी बाइडेन वेलकम प्रोग्रेस इन डिफेंस टाइज। भारत और अमेरिका के बीच में अभी जब बाइडेन आए हैं भारत के दौरे पे, तो भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से डिफेंस टाइज हुए हैं इनके बारे में बात की गई है। साथ ही साथ WTO में जो भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव थे, जो मुद्दे थे, वो सारे सुलझा लिए गए हैं। तो जब भी कोई दो शीर्ष नेता मिलते हैं तो सामान्यतः इसकी पृष्ठभूमि पहले ही तैयार कर ली जाती है, इसकी भूमिका पहले ही तय कर ली जाती है, इस पर सिर्फ मुहर लगना बाकी होता है। तो ये यहाँ पे कर लिया गया है, तो ये आपको यहाँ पे देखना है। इसके बाद जो हमें देखना है वो सीधे पेज नंबर हमें 9 पे देखना है। पेज नंबर 9 पे क्या देखना है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑलमोस्ट रेडी नहीं, ये फाइनल हो चुका है, से इंडिया G20 सिरपा। तो ये फाइनल हो चुका है, तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आपको कल देखना है, उसके डिटेल्स देखने हैं, थोड़े से पॉइंट नोट जरूर करने हैं, ठीक है। इसी पे है चाइना प्रीमियर की ली किंगयांग अराइव इन इंडिया फेसिंग फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट। अब ली कियांग जो हैं प्रीमियर या जिन्हें प्रधानमंत्री का है, वो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दौरा कर रहे हैं, और यह उनका ये टेस्ट है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके से चीज़ों को संभालते हैं, या किस तरीके से अपने रिश्तों को, या किस तरीके से अपनी बातों को, अपने पक्ष को किस तरीके से रख पाते हैं। ये पहला टेस्ट है, तो ये इसके बारे में बात की गई है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 12 पे है, और यहाँ पे जो पढ़ना है, चाइना स्लोज फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स रेजिंग कंसर्न इन इंडिया। ठीक है, एक तरीके से जो हमारा फर्टिलाइजर है वो हम बहुत हद तक इंपोर्ट पे निर्भर करते हैं। ठीक है, जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जो यूरिया यूज करते हैं, उसके लिए हम बहुत हद तक इंपोर्ट पे यूज करते हैं। इसी पे बात की गई है कि अभी थोड़ा सा चाइना स्लो कर दिया गया फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट को, रेजिंग कंसर्न इन इंडिया, जो मुद्दे हैं या जो कंसर्न है उसको इंडिया के साथ उठा रहा है। और यहाँ पे अब एक देखो, दो चीज़ें होती है जब हम किसी चीज़ पे निर्भर होते हैं। तो पहली बात कि निर्भरता जो है वो किस देश का है ये देखना होता है। दूसरी बात कि निर्भरता कम कैसे किए जाएं इसके बारे में भी सोचना होता है। जैसे अभी हम पाम ऑयल पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, तो पाम ऑयल के लिए मिशन पाम
चलाया जा रहा है और अंडमान निकोबार सहित पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में पाम ऑयल के पेड़ या पाम पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाए जा रहे हैं। फर्टिलाइज़र यदि हम आयात पर निर्भर करते हैं तो इसको कम करने के लिए सीधी सी बात है कि भारत सरकार पर दबाव बढ़ेगा और हम अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे। दुनिया में एक बात और बता दूं कि दुनिया में जो कृषि क्षेत्र है, कृषि भूमि है, वो भारत के पास सबसे ज़्यादा है, लेकिन कृषि गहनता में भारत बहुत पीछे है। गहनता का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर कितनी उपज है, इसको मापा जाता है। पाकिस्तान भी हमसे आगे है हेक्टेयर गहनता में, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है। यदि हमारी गहनता कम है, इसके मतलब है कि ज़मीन की जो क्षमता है उसका हम कम उपयोग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्षमता बची रहेगी। यदि हम उसकी क्षमता का बहुत ज़्यादा दोहन करते हैं तो क्षमता घटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो खैर उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये फर्टिलाइज़र जो हम इंपोर्ट है उसको कैसे कम किया जा सकता है, या भारत में फर्टिलाइज़र के लिए कौन कौन से संयंत्र हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं पढ़ना आज आपको, है ना। फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद। यदि आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें।